हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम भूगोल में सबसे पहले भौतिक भूगोल जो कि प्रश्न पत्र 1 है आपका, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कल आपको कांट की वायवीय राशि परिकल्पना का अध्ययन करवाया गया था। आज हम लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। जो लाप्लास थे वो फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले थे। वैसे पेशे से वे एक ज्योतिष थे। तो उन्होंने अपनी परिकल्पना 1796 में दी थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम। उस पुस्तक में उन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी। लाप्लास की ये जो परिकल्पना है वो कांट के संशोधित नियमों पर आधारित है, और यूँ कहें तो कांट की परिकल्पना का संशोधित ये रूप है। अब देखो, लाप्लास के बारे में सामान्य जानकारी हम लेते हैं। लाप्लास थे, ये देखो, एक फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी विद्वान थे। दूसरा, ये एक ज्योतिषीय थे। ज्योतिष थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, यह पुस्तक इन्होंने देखो लिखी थी 1796 में। ठीक है, 1796। और इसी समय इन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। देखो, परिकल्पना जो इन्होंने प्रस्तुत की थी, जो कांट की जो परिकल्पना है उसके ये कुछ विपरीत है। कांट ने जैसे माना था कि जैसे आद्य पदार्थ या देव निर्मित पदार्थ है, वो देखो क्या है, एक तो स्थिर है, कठोर है और शीतल बताया था उन्होंने कि शीतल है। जबकि लाप्लास ने क्या किया, इसके उलट इन्होंने बताया। लाप्लास ने कुछ परिकल्पनाएं सोची उसने, और उसके आधार पे अपना सिद्धांत दिया था। ये देखो, जो परिकल्पनाएं थी, पहले उसने सबसे पहले ये सोचा कि जो निहारिका है ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। निहारिका कौन सी? तप्त निहारिका। ठीक है, तप्त निहारिका है वो ब्रह्मांड में क्या है, पहले से ही मौजूद है। जबकि कांट ने क्या कहा था, जो आद्य पदार्थ है उनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण उनमें आपस में आकर्षित हुए, उनमें टक्कर हुई, तब वो आपस में मिलने के बाद निहारिका का निर्माण हुआ। लेकिन इसने कहा कि जो तप्त निहारिका है वो पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है। ठीक है, और कांट ने क्या कहा था, शीतल दिया था, और इसने तप्त पहले से मान लिया। फिर जो सेकंड बिंदु है लाप्लास का, उसने कहा था कि जो निहारिका है पहले से ही गतिशील थी। जो निहारिका है वो पहले से ही गतिशील थी, लाप्लास ने ये कहा है। मगर कांट ने क्या कहा था कि स्थिर है।
अब थर्ड बिंदु देखो लाप्लास का है इसमें। थर्ड में लाप्लास कहते हैं कि ये जो निहारिका है निरंतर शीतल होकर सिकुड़ रही थी, जिससे इसके आयतन या आकार में कमी आई। आयतन में इसके कमी आएगी। जो निहारिका है वो निरंतर शीतल होकर, जब कोई देखो वस्तु ठंडी होती है तो वो क्या सिकुड़ जाती है, उसका आकार कम होता है। ठीक है, आकार शीतल होकर सिकुड़ रही थी, जिससे उसके आकार या आयतन में कमी आने लगी। तो ये जो तीन चीजें थी लाप्लास ने इसकी कल्पना की और इसके आधार पे अपना सिद्धांत या अपनी परिकल्पना इसने प्रस्तुत की। तो अब इसमें देखो आगे जो इसका सिद्धांत आगे चलता है लाप्लास का। जो निहारिका है इसने कहा वो गतिशील है। ठीक है, जो निहारिका है वो गतिशील है मगर क्या है, तप्त है। ठीक है, ये जो निहारिका है, निहारिका या नेबुला, वो क्या है, तप्त है और गतिशील है। तो अपनी गति के कारण ये क्या हुआ, इससे विकिरण निकलने लगा। ये समझते जाना, विकिरण निकलने लगा। देखो जब इसमें से विकिरण निकलने लगा तो क्या हुआ, ये जो निहारिका है यह शीतल होने लगी। निहारिका क्या होने लगी, शीतल होने लगी। शीतल होने से क्या हुआ, ये संकुचित होने लगी। संकुचित होने लगी यानी आकार इसका छोटा होने लगा। अब किसी वस्तु का आकार छोटा होता है तो क्या होता है, उसकी जो घूर्णन गति है या भ्रमण गति है या रोटेशन है, ठीक है, वो क्या होता है, तेज हो जाता है। भ्रमण गति तेज हो गई। बस इतना ही सिद्धांत है, यहीं तक समझना है। कि कोई निहारिका है, ठीक है, उसमें वो तप्त है, एक गर्म निहारिका है, ठीक है, तो अब उसकी गति के कारण, घूर्णन के कारण उसमें से क्या है, विकिरण निकलने लगता है। जब विकिरण निकलता है तो निहारिका क्या है, शीतल हो जाती है। शीतल होने से क्या है, उसका आकार छोटा हो जाता है, संकुचित होने लगता है। आकार छोटा होते ही क्या है, निहारिका की जो गति है वो तीव्र हो जाती है, तेज गति से घूमने लगती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब आगे देखो, निहारिका की गति जब तेज हो जाती है तो मध्य से एक उभार उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका निहारिका का मध्यवर्ती भाग या विषुवत रेखीय भाग, उसमें उभार उत्पन्न हो जाता है गति के कारण। अब इसमें देखो, कल बताया था आपको, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पृथ्वी भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सरल शब्दों में यही अर्थ है कि जो वस्तु है उसको आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, तो यह गुरुत्वाकर्षण है। और प्रत्येक वस्तु में गुरुत्वाकर्षण होता है। अब जैसे पृथ्वी और सूर्य है, मतलब जो पिंड या पदार्थ जितना बड़ा होगा अधिक, उसमें उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जैसे सूर्य पृथ्वी से क्या बड़ा है, तो जो सूर्य में गुरुत्वाकर्षण अधिक है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है,
और उसके बाद देखो चंद्रमा, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्योंकि पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बड़ा है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा से अधिक है। ठीक है। और दूसरा, अगर हमारे वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों टिका है? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है और जिसके कारण यहाँ जीवन संभव हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखो एक अपकेंद्रीय बल भी बताया था आपको, अपकेंद्रीय बल, वापस लिखता हूं इसको, अपकेंद्रीय बल। एक होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। देखो अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, ये बल लगता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगता है। और अभिकेंद्रीय जो बल होता है वो केंद्र के अंदर लगता है, परिधि से केंद्र के अंदर लगता है, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। तो इसमें क्या है, जब ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो भ्रमण गति तेज हो जाती है, मध्य में क्या होता है, उभार होता है। ठीक है, उभार उत्पन्न हो जाता है। तो उस दौरान देखो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और ये आपका अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, बराबर हो जाता है, बराबर। ठीक है। तो बराबर हो जाता है, तब ये दोनों बल जब बराबर हो जाते हैं तो ये बीच वाला भाग होता है वो भार विहीन हो जाता है, भार विहीन। ठीक है, इसमें कोई अब भार नहीं देता। तो ये क्या करता है, फिर निहारिका से ये भाग अलग हो जाता है। ठीक है, अलग हो जाता है। यहां तक समझे? अब इनको मिटाता हूं साइड से। देखो स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं अपने। अब ये साइड वाली चीजें इनको हटाते हैं एक बार। आगे लाप्लास ये कहता है कि जो निहारिका है जो कि तीव्र गति से घूम रही है, उससे क्या है, मध्य वाला भाग में उभार उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है, एक छल्ला। ठीक है, एक या रिंग, एक छल्ला या एक रिंग क्या होती है, अलग होती है। इससे नेबुला से। तो ये जो रिंग अलग होती है, अलग होकर ये छल्ला, रिंग भी कह सकते हैं, छल्ला भी कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या करती है, इस निहारिका के चारों ओर इसकी परिक्रमा करने लग जाती है। ठीक है, ये जो छल्ला होता है, रिंग है, ठीक है, निहारिका के चारों तरफ ये घूमती है। तो आगे देखो लाप्लास ने ये कहा है, जो ये छल्ला अलग होता है निहारिका से, यह 9 भागों में बट जाता है। ये जो निहारिका से अलग होता है छल्ला, वो छल्ला 9 भागों में बट जाता है। जबकि कांट ने क्या कहा था, ये एक निहारिका है, ये 9 भागों में बट जाती है, या 9 भाग इसमें से निकलते हैं, ये कहा था। ठीक है। तो यानी थोड़ा सा अंतर आया है। कांट तो क्या है, निहारिका में से ही 9 भाग निकालता था, मगर लाप्लास क्या करता है, निहारिका से एक छल्ला निकालता है और वो जो छल्ला होता है वो 9 भागों में बढ़ता है। ठीक है। तो ये जो 9 भाग होते हैं ये क्या है, ये ही ग्रह कहलाते हैं। और यही प्रक्रिया जो नेबुला में या निहारिका में होती है, वही प्रक्रिया ग्रहों में होती है। तो ग्रहों से उपग्रह बनते हैं, ग्रहों से उपग्रह बनते हैं। ये इससे अलग होने के बाद जब
शीतल हो जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं और ग्रहों का रूप धारण कर लेते हैं और उनसे उपग्रहों का निर्माण होता है। और जो अवशेष भाग होता है निहारिका का, ये सूर्य बन जाता है, सूर्य। ठीक है, इतनी सी बात है ये देखो फिर से बता देते हैं आप। देखो जो लाप्लास था उसने तीन अपनी परिकल्पनाएं ली थी। ठीक है, किससे? कांट का जो संशोधित रूप था उसको अपनाया था। उसने कहा जो निहारिका थी वो ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद थी, तप्त निहारिका। ठीक है, और निहारिका पहले से ही गतिशील थी। उसके बाद जो थर्ड है, निहारिका निरंतर शीतल होकर सिकुड़ रही थी। सिकुड़ने से क्या है, इसके आयतन में कमी आई। फिर जो देखो तप्त निहारिका है उससे विकिरण निकलने लगे। जब किसी चीज में से विकिरण निकलते हैं तो उसकी ऊष्मा कम होती जाती है। देखो ऊष्मा कम होती है तो वो क्या? शीतल होती है। कोई भी वस्तु शीतल होती है तो वो क्या? सिकुड़ने लगती है। जब वो सिकुड़ने लगती है यानी आयतन छोटा हो जाता है तो उसकी जो भ्रमण गति है वो तेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी तेज गति के कारण मध्य से एक उभार उत्पन्न होता है। उस उभार से एक छल्ला निकलता है। वो छल्ला क्या है? निहारिका का परिक्रमा करने लगता है और उसी छल्ले से 9 भाग यानी 9 ग्रहों का निर्माण होता है। और उन्हीं ग्रहों में इसी प्रक्रिया के द्वारा उपग्रह बनते हैं। ये लाप्लास की परिकल्पना थी। ठीक है, अब आगे इसका हम लेंगे इसकी आलोचना। इसकी आलोचना देखते हैं हम। जो लाप्लास की ये जो परिकल्पना थी ये लगभग 150 साल तक मान्य थी। इसको बहुत ही महत्व व सम्मान मिला था लाप्लास की परिकल्पना को। आलोचना आलोचना में देखते हैं। देखो पहला पॉइंट इसका देखते हैं आलोचना में। ठीक है, आलोचना में पहला पॉइंट है इसका कि निहारिका में से निहारिका से 9 ग्रहों का निर्माण ही क्यों हुआ? ठीक है, पहला ये आलोचना है भाई जो निहारिका है उससे 9 ग्रहों का ही निर्माण क्यों हुआ। इन्होंने कहा 8 या 10 ग्रहों का निर्माण क्यों नहीं हुआ। ठीक है, यानी मतलब 9 ग्रहों का ही क्यों निर्माण हुआ। 9 से कम ग्रहों का निर्माण क्यों नहीं हुआ या 9 से अधिक ग्रहों का निर्माण क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये इसकी विचारधारा थी। पहला पॉइंट ये है इसका। ठीक, आलोचना में सेकेंड है देखो इसका उपग्रहों का लेते हैं। ठीक है, जैसे उपग्रह है इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पिता ग्रहों की दिशा में घूमना चाहिए। पिता ग्रहों की दिशा में घूमना चाहिए। अब इसको समझो।
पिता ग्रह मतलब इसमें उदाहरण दिया है, देखो बृहस्पति और शनि ग्रह का, यानी उपग्रहों का निर्माण ग्रहों से ही हुआ है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह ये दोनों क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व ये इनका घूमते हैं, रोटेशन है इनका। ठीक है, मगर इनके जो उपग्रह हैं बृहस्पति और शनि के जो कुछ उपग्रह हैं वो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो विद्वानों ने कहा है ऐसा क्यों, अगर ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ है तो इनका जो रोटेशन है वो ग्रहों के अनुसार होना चाहिए, यानी जो उपग्रह है पश्चिम से पूर्व घूमने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति और जो शनि क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, तो उपग्रहों की घूमने की दिशा भी यही होनी चाहिए, मगर वो है उल्टा। इनके जो उपग्रह हैं बृहस्पति और शनि के वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये एक ऑब्जेक्शन उठाया विद्वानों ने। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, तीसरा बिंदु में आलोचक ये कहते हैं कि जो निहारिका है, निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बना, अवशिष्ट भाग क्या सूर्य बना, लेकिन सूर्य के अंदर ये मान लो सूर्य है, इसके अंदर उभार क्यों नहीं है। ठीक है, उभार क्यों नहीं है। ठीक है, जैसे लाप्लास और कांट दोनों ने कहा है कि जब इसकी गति तेज होती है तो मध्य भाग में उभार हो जाता है। ठीक है, लेकिन और जो अवशिष्ट भाग है निहारिका का वो ही सूर्य बनता है, लेकिन सूर्य के अंदर ये उभार क्यों नहीं है, ये विद्वानों ने कहा। इसका कोई जवाब नहीं था लाप्लास के पास। ठीक, उसके बाद चौथा बिंदु है, जैसे लाप्लास ने कहा था कि तप्त निहारिका, ठीक है, यहाँ जो गतिशील निहारिका है, गतिशील निहारिका ये कहां से आई, ये कहां से आई। तो लाप्लास ने क्या कहा था कि ये जो तप्त निहारिका है या जो गतिशील निहारिका है वो पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद थी, मगर वो कहां से आई, कैसे मौजूद थी, ये भी जो लाप्लास है वो बता नहीं पाया। इन सब मतलब उस समय मानव का जो ज्ञान था उसके आधार पर ये नॉलेज वो उतना ही था। ठीक है, जैसे धीरे धीरे लगभग 150 वर्षों तक, 150 वर्षों तक लाप्लास की परिकल्पना को सम्मान मिलता रहा। ठीक है, यह बहुत ज्यादा मान्य थी लाप्लास की जो परिकल्पना है, लगभग 150 वर्षों तक। ठीक है, बाद में मनुष्य का जो नॉलेज है वो बढ़ा, कुछ तकनीकी साधन भी आए, उसके बाद इसमें कुछ कमियां निकलने लगी। ठीक है, तो ये थी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। देखो कांट, ये जो टॉपिक अपना चल रहा है इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, या तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या फिर 2 नंबर का। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि निहारिका परिकल्पना किसकी है, तो लाप्लास की है, या वायवीय राशि परिकल्पना किसकी है, तो कांट की है। अगर 5 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न बनता है तो आपको इतना ही लिखना है, इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, या तो टिप्पणी आती है या फिर 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है।
तो आज के लिए इतना ही। तो घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।